नमस्कार बच्चों, आरकेएस मैथ सी कक्षा चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों की सीरीज के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो ये दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट मैं आपको और बताऊंगा। तो चलते हैं प्रश्नों पर। ये प्रश्न मैंने लिया है प्रश्नमाला 8 से। तो आप देख सकते हैं कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, तो यहाँ पर जैसे ये ए बी मीनार है और ये कह रहा है कि इसकी जो छाया है, ठीक है, तो वो 40 मीटर अधिक हो जाती है। यहाँ से इसकी लंबाई जो 40 मीटर बढ़ जाती है जब इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी दे रखी है ये 40 मीटर दे रखी है आपको। तो हम मीनार के आधार से यहाँ सी बिंदु तक की दूरी को एक बार x मान लेते हैं और मीनार की ऊंचाई को जो हम h मान लेते हैं। फिर इस प्रश्न को हल करते हैं। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जैसे कि मैंने प्रश्नावली में आपको बताया था कि जब भी दो त्रिभुज वाले चित्र बनेंगे तो इसमें हमेशा ही हमें जो है वो लंब बटे आधार वाली जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसी का प्रयोग करना है। और इसमें पहले आप छोटे समकोण त्रिभुज को लेंगे और फिर बड़े समकोण त्रिभुज को लेंगे और आराम से आप प्रश्न हल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या करें, आप मीनार की ऊंचाई को आप क्या मान लीजिए, उसको h मान लेते हैं। ठीक है, तो माना मीनार की ऊंचाई जो है आपकी कितनी है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर ले लेते हैं। ठीक है, h मीटर है। और अब हम क्या करते हैं, आप हमेशा ऐसा ही करेंगे, आप पहले छोटे समकोण त्रिभुज को लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज छोटा है, इसको लेंगे आप पहले। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो हम इसको लेंगे लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं क्या होता है, tan थीटा होता है। तो लंब को हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका लंब है ऊर्ध्वाधर भुजा, तो इसको हमने क्या मान रखा है, h। और आधार को हमने ले लिया है x, ये यहाँ पर देखें गौर से आप। और tan थीटा का मान आपके पास कितना है, 60 डिग्री है। तो इस प्रकार से ये आपके पास आ गया h बटे x बराबर √3 आ गया। tan 60 का मान √3 होता है। अपॉन में आप 1 मान करके आप इसको क्या करो, तिरछा गुणा करो। इस प्रकार से इसको इधर गुणा करेंगे तो आपके पास h बराबर आ जाएगा x √3। तो ये पहले समीकरण का मान ज्ञात हो गया। अब हम बड़े समकोण त्रिभुज को लेते हैं। तो बड़ा समकोण त्रिभुज है ना, इसमें ये समकोण इसको लेंगे तो समकोण त्रिभुज हो गया ए बी डी। ठीक है, पहले आप छोटे समकोण त्रिभुज को लेंगे, फिर आप बड़े समकोण त्रिभुज को लेंगे। तो समकोण त्रिभुज आपके पास हो गया ए बी डी में। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये बी समकोण है, ये आना जरूरी है, कहीं आप दूसरा त्रिभुज ये ए सी डी नहीं लेंगे। तो लंब बटे आधार, तो इसमें भी लंब बटे आधार लेंगे आप, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो tan थीटा होता है। तो लंब देखो हमने यहाँ पर क्या माना है, h, इसकी ऊंचाई जो है वो h हो गई। और आधार को आप गौर से देखेंगे तो इसका आधार है BC प्लस CD। ठीक है, तो ये पूरा आधार इस बड़े वाले त्रिभुज का हो गया, वो हो गया x प्लस 40। ठीक है, तो बराबर में tan थीटा का मान जो आपके पास कितना है, 30 डिग्री है। तो इस प्रकार से h बटे x प्लस 40 बराबर हो गया 1 बटे √3। अब आप तिरछा गुणा कर दें तो पहले रूट वाले पद को गुणा करेंगे तो √3 गुणा क्या आ गया, h बराबर हो गया x प्लस 40। इस प्रकार से ये आपकी बन गई दूसरी समीकरण। ठीक है, ये हमारी पहली समीकरण थी। तो ऐसे सभी प्रश्नों को हल करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आप क्या करें, पहली समीकरण का मान हमेशा दूसरी में रख दें। तो समीकरण 1 का मान आप क्या करें, 2 में रख दें।
समीकरण 1 का मान, यानी 1 बराबर जो है आपके पास h बराबर x रूट 3 है, वो आप क्या करें समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में रखने पर तो यानी यहां पर आपको जो h दिखाई दे रहा है इसकी जगह आप ये h का मान रख दें। तो यहां पर आपके पास पहले से रूट 3 है और गुणा में h के स्थान पर आप क्या रखेंगे, ये जो x रूट 3 है ये रख देंगे और बराबर में आपके पास x प्लस 40। इस प्रकार आप ध्यान से इसको सरल करने को देखें तो आप जानते हैं कि रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट 9 हो गया x, और आप इस x को भी यहाँ ले आए पक्षांतरण करके, बराबर में आपके पास कितना है 40। अब आप जानते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये 3x और ये माइनस में x बराबर कितना हो गया 40। तो इस प्रकार से 2x बराबर कितना आ गया 40। तो x बराबर आपके पास आएगा 40/2, यानी आपके पास हो गया 20। तो इस प्रकार से x का मान आपके पास 20 आ गया। अब आप क्या करें, ये जो x का मान है तो यहाँ पर h ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये जो है x के स्थान पर आप क्या रख दें 20 रख दें समीकरण 1 में। तो x के स्थान पर 20 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि h बराबर हो गया x रूट 3 यानी 20 इंटू रूट 3, और आप जानते हैं कि रूट 3 का मान जो है वो क्या होता है 1.732। तो 1.732 बस अब आप इनको गुणा कर दीजिए तो h बराबर हो जाएगा 34.64। आप इनको गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आएगा आपके पास 34.640 मीटर आएगा। तो इस प्रकार से ऊंचाई कितनी हो गई, अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या होगी, मीनार की ऊंचाई बराबर होगी 34.64 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। पहले आप समकोण त्रिभुज को छोटा को लेंगे और फिर बड़े को लेंगे, और छोटे वाले समीकरण की जो मान बनता है वो बड़े वाले समीकरण में देंगे और इस प्रकार हल करेंगे। तो आप इस प्रश्न को एक दो बार गौर से देखिए और ऐसे प्रश्नों को और हल करके देखिए, तो निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न जो आप हल कर पाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर मैंने जो 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है वो लिया है आपकी प्रायिकता वाली प्रश्नावली से। तो वो है ताश के संबंधित, ताश से संबंधित सवाल है। तो आप जानते हैं कि ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं, 52 पत्ते होते हैं ताश में। तो ये आप देखें कि 52 पत्ते होते हैं, उनमें से सबसे छोटा पत्ता जो है वो तो दुक्की होता है, और सबसे बड़ा पत्ता जो है वो जिसको ए कहते हैं यानी इक्का होता है। और आप जानते हैं कि ताश में जो 52 पत्ते होते हैं उसमें 26 जो है लाल रंग के होते हैं और 26 ही काले रंग के होते हैं। और जो ताश में 4 प्रकार के जो कलर होते हैं उसमें पान, पहला पान हो गया, दूसरा ईंट, तो ये 2 लाल होते हैं, और चिड़ी और हुक्म के पत्ते होते हैं वो काले होते हैं। और सभी प्रकार के पत्ते जो है वो 13 ही होते हैं। ठीक है, 13 ही ये होते हैं, और 13 ही ईंट के होते हैं, 13 ही चिड़ी के होते हैं, और 13 ही किसके होते हैं हुक्म के होते हैं। तो ये आप याद रखें कि सभी प्रकार के पत्ते जो हैं चारों प्रकार के जो होते हैं वो 13 ही होते हैं, और उनके नाम भी एक जैसे ही होते हैं। जैसे आप देखें सब में दुक्की होती है, और सभी प्रकार के पत्ते जो हैं वो एक जैसे होते हैं, उनके नाम एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जे जो होता है वो गुलाम के लिए होता है, क्यू बेगम के लिए होता है, के बादशाह के लिए होता है, ए जो है वो इक्के के लिए होता है। तो सभी में जैसे पान में भी ये 13 पत्ते होते हैं, ईंट में भी 13 होते हैं, चिड़ी में भी 13 होते हैं, और हुक्म में भी 13 होते हैं। तो यदि ये आप एक बार आप समझ लें तो इसमें से मुझे नहीं लगता कि आपका कोई प्रश्न जो है वो गलत हो सकता है। साथ में आपको याद रखें कि इसमें ये जो गुलाम, बेगम और बादशाह वाले जो पत्ते होते हैं उन पर तस्वीरें बनी होती है, तो इन्हें बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तो आप जानते हैं कि तस्वीर वाले पत्ते 6 लाल रंग के होते हैं और 6 ही होते हैं काले रंग के, तो कुल तस्वीर वाले पत्ते आपके पास हो जाते हैं 12।
तो 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। सिर्फ तस्वीर गुलाम, बेगम और बादशाह पर बनी होती है। तो ये इनकी प्रारंभिक जानकारी थी, आप अच्छी तरह इसको याद करिए। और फिर इसके बारे में बच्चों प्रश्न जो है वो चाहे कैसा ही पूछे, आप गौर से प्रश्न को पढ़ें और बस ये जो इसमें से देख करके उन पत्तों को और छांट करके उनकी संख्या का जवाब देना है। तो मान लीजिए आपके पास ये कहा गया कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों के होने की प्रायिकता, यानी एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचे और लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता जो है आने की प्रायिकता क्या हुई। तो इसके लिए आप जानते हैं कि लाल रंग के जो तस्वीर वाले पत्ते 6 होते हैं, ठीक है। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितना होता है, अनुकूल परिणाम हो गया 6 और कुल जो आपके पास है वो 52 पत्ते होते हैं। तो इस प्रकार से तस्वीर वाला लाल रंग का पत्ता या काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या हो जाती है, 6/52। आप इसको सरल जरूर करके आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा। यदि आप इसको 2 से सरल करेंगे तो ये 3/26 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे आपसे ये पूछ ले कि हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, यानी एक पत्ता खींचने पर उसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, तो आप गौर से सवाल पढ़ेंगे तो आपको पूछा है कि हुक्म का पत्ता। तो आप जानते हैं हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो हुक्म का कोई नाम नहीं लिया किसी पत्ते का, तो हुक्म के सारे पत्ते हम देखेंगे तो सारे पत्ते होते हैं 13। तो अनुकूल परिणाम आपके पास हो गया 13 और कुल परिणाम आप जानते हैं कितने होते हैं, 52। तो इस प्रकार से 1/4 हो जाएगी प्रायिकता। तो इसमें चाहे चिड़ी का पूछे, ईंट का पूछे, पान का पूछे, किसी का पूछे, यदि किसी एक रंग का नाम लेकर के कोई पत्ते का नाम नहीं लेता है तो वो 13 पत्ते हो जाते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछे कि भी काले रंग का इक्का होने की प्रायिकता, तो आप इसमें देख लेंगे क्योंकि काला रंग जो है वो कौन कौन होता है, चिड़ी और हुक्म का होता है। तो एक इक्का यहाँ पर चिड़ी का होता है और एक इक्का हो जाएगा हुक्म का। तो 2 काले इक्के हो गए। तो इस प्रकार से प्रायिकता हो जाती है 2/52 और आप इसको सरल जरूर करेंगे। इसी प्रकार से मान लो इसमें ये पूछ ले कि दहले से बड़ा पत्ता होने की प्रायिकता, यानी एक जो है वो पत्ता खींचने पर दहले से बड़ा पत्ता होने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं कि दहले से बड़े कौन कौन होते हैं, गुलाम होता है, बेगम होता है, बादशाह होता है, इक्का होता है। तो आप जानते हैं कि ये 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें, तो 4 चौके 16 पत्ते जो दहले से बड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार 16/52 हो जाएगी प्रायिकता। तो बच्चों आप पहले ये जो ताश के पत्तों के बारे में जो जानकारी है ये आपको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। फिर जो सवाल पूछे उसको आप गौर से पढ़ें और क्या पूछा है आपसे उनकी संख्या को काउंट करें। और प्रायिकता का सीधा सा सूत्र होता है, आप जानते हैं कि प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये सूत्र लगा दें और सरल जरूर करके आएं यदि वो संख्याएं सरल होती है तो इस प्रकार से आप प्रायिकता का सवाल जो है बिल्कुल आसानी से और मानकर चलिए इस बार ताश से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आप अच्छी तरह सीखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ छठा प्रश्न जो मैंने लिया है वो लिया है आपकी 16वीं प्रश्नावली 16.1 से लिया है। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये सीखना चाहिए कि जब अनुपात में कोई चीजें दे रखी होती है तो हम उनको अलग से जब लेते हैं तो उनके साथ कोई एक चर राशि ले लेते हैं। तो जैसे लंबाई आपकी होगी 5x क्योंकि अनुपात 5 था, चौड़ाई होगी 3x और ऊंचाई होगी 2x। इस प्रकार से आप इनको अलग से एक चर राशि लेकर के उनको अलग आप ले सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दे रखा है, ये कितना 558 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो जब आपको कोई भी क्षेत्रफल या आयतन दे रखा है तो मैंने आपको जो प्रश्नावली कराई तब भी बार बार बताया था कि आप उसको उसी के सूत्र के सामने रखें और फिर मान भरें और तिरछा गुणा करें और उसका हल करें। तो आप यही तरीका लगाएं। आप जब भी कोई क्षेत्रफल दे रखा हो, आयतन दे रखा हो, सूत्र के सामने रखें। तो हम क्या करेंगे, इसको घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र के सामने रखेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, 2 गुणा L गुणा B, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये लिखें। और सामने इसके जो आपका आंकिक मान दे रखा है वो लिखें
और फिर इसमें दिए गए मान भर दें और हल कर दें। तो आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है 5x और गुणा में चौड़ाई दे रखी है आपको 3x, प्लस चौड़ाई आपके पास है 3x और ऊंचाई कितनी है 2x, प्लस फिर ऊंचाई है 2x और लंबाई आपके पास जो है वो है 5x। तो ये मान भर दिए हमने। अब आप इसको सरल करेंगे तो पहले आपको पता है कि आप गुणा करेंगे, तो ये तीनों गुणा करेंगे आप पहले। तो आप देख सकते हैं कि ये गुणा आपके पास आएंगे 5 दिए 15 और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार ये हो गया आपके पास 6x स्क्वायर और ये हो गया आपके पास 5 दूनी 10x स्क्वायर। बराबर में आपके पास ये 558 है, इसको साथ लेकर चलना है। अब आप यहाँ से अब इनका योग करेंगे। योग करने के बाद आप 2 से गुणा करेंगे तो 15 और 6 21 और 10 कितने हो गए आपके पास 31x स्क्वायर हो गए। इस प्रकार से ये बराबर में 558 है। अब 31 दूनी कितना हो गया 62x स्क्वायर हो गया। तो ये बराबर में हो गया 558। तो अब आप जानते हैं कि गुणा वाली राशि जो है वो भाग में जाती है, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 558/62। ठीक है बच्चों। तो अब आप जब इसका भाग देंगे इसमें तो ये पूरा 9 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से x स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ गया 9। तो x बराबर हम लेंगे, तो आपको पता है कि इधर का वर्ग इधर वर्गमूल में जाता है, तो 9 का वर्गमूल क्या हो गया आपके पास 3, यानी x की जो वैल्यू आपके पास वो 3 आ गई। तो 3 आने से अब हम इसकी कोर की माप, यानी इनकी कोर की माप मतलब भुजाओं के माप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी जो है लंबाई कितनी हो जाएगी, आता है लंबाई जो है वो L, यानी लंबाई आपके पास 5x थी, तो यानी 5 गुणा 3 यानी कितनी होगी ये 15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये आपको क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दे रखा है। और इसी प्रकार से चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3x है आपको, तो 3 गुणा 3 बराबर कितनी होगी 9 सेंटीमीटर हो गई। और ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगी h, वो 2x है, तो ये होगी 2 गुणा 3 बराबर कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसकी तीनों कोरों के माप आपको ज्ञात हो गए। अब आपसे यदि आयतन पूछे तो भी आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो आप इसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी आपको क्षेत्रफल या आयतन दे रखें सूत्र के सामने रखें, उसको हल करें। तो ये ऐसे प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखिए और खुद सरल करके देखिए। और अब देखते हैं नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कौन सा लेते हैं। तो 7वां प्रश्न यहाँ पर मैंने आपके लिए चयन किया है, वो है आपकी 16वीं प्रश्नावली से दिया है बेलन वाले सवालों में से। तो यहाँ पर आपको कहा है कि एक बेलनाकार बर्तन का आयतन आपको दे रखा है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है, और तो त्रिज्या दे रखी है और आयतन दे रखा है, और फिर भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको पता है कि जब भी हमें कोई आयतन या क्षेत्रफल दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसके सूत्र के सामने रख करके हल करते हैं। तो यहाँ पर बेलन का आयतन दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर h, यानी इसका मान आप बराबर में लिखें 30,800। अब आपके पास पता है कि आपको r दी हुई है, तो आपको पता है सूत्र के सामने रखें, दिए गए मान भरें उसमें। तो ये हमारे पास हो गया 22/7 इंटू r जो है आपके पास कितनी है 14, तो आप 14 का वर्ग लिखें। और चूंकि ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है तो h को h ही रहने दें, और बराबर में कितना है 30,800। अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सरल करेंगे तो हमें पता है कि 22/7 इंटू 14 के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, तो 14 गुणा 14 लिखें, 2 बार लिखें इसको, इंटू h बराबर 30,800। तो अब मैंने आपको बताया कि सूत्र के सामने रखें, मान भरें और वज्र गुणा करें। तो वज्र गुणा यानी तिरछा गुणा करें। तो चूंकि हमें h ज्ञात करना है तो आप h को यहाँ रखेंगे, और जो आपके पास 30,800 की राशि दे रखी है उसके गुणा में कौन जाएगा, नीचे वाली राशियां, और भाग में जाएगी ऊपर वाली राशियां। तो 7 ऊपर जाएगा
और अपॉन में कौन आएगा 22 गुणा 14 गुणा 14। बस इस प्रकार से आप सरल कर दें तो ये आपके पास बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो आप इसको सरल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 दूनी कितना होता है 14 होता है, और आप 22 से इसको जब काटेंगे तो आप भाग देंगे 22 का 30,800 में, तो ये आपके पास आएंगे 154,000। तो ये आ गया आपके पास 14,000। और अब आप एक बार चाहो तो इसको लिख लीजिए कि आपके पास क्या क्या राशियां आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 7 कट चुका है, 1400 आ गए, और अपॉन में आपके पास क्या बचता है उसको गौर से लिखिए आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया 14 और यहाँ पर हो गया 2। आप ध्यान से सरल करते जाइए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस 14 को आप 1400 से काटेंगे तो आप जो है वो पूरा 100 बार भाग चला जाएगा, तो ये आ गया 100 और अपॉन में रह जाएगा 2। तो इस प्रकार से 2 से काटेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास 50। तो इस प्रकार से ऊंचाई जो है बेलन की कितनी आ गई, अर्थात ऊंचाई आपको कितनी ज्ञात हो गई, ऊंचाई h आपके पास आ गई 50 सेंटीमीटर। अब आपको देखो त्रिज्या आपको दे रखी थी यहाँ पर और ऊंचाई आपने ज्ञात कर ली। अब आपको पूछा भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करें, आप वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दें। तो भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप अच्छी तरह याद रखें, वो होता है 2πRh। ठीक है, 2πRh। तो 2 और पाई का मान 22/7 लिखें। R आपको पहले से दे रखी है 14 और h हमने ज्ञात कर ली 50। अब आप इसको सरल कर दें तो 7 दूनी 14। बस अब आप इन संख्याओं को गुणा कर दें तो ये 22 दूनी कितना हो गया 44 और 50 दूनी हो गया 100। तो इस प्रकार से आ गया आपके पास 4400 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बहुत आसानी से होने वाले सवाल हैं, बस आप इसकी विधि याद रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये जो 8वां प्रश्न है उसमें मैंने आपके लिए 2 प्रश्न चयन किए हैं 15वीं प्रश्नावली में से। तो आप ये 2 प्रश्न जो है वो 15वीं प्रश्नावली में से दिए, इनको मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आप ये देखें कि एक तो ये है कि एक वृत्ताकार खेत 24 रुपये। तो यहाँ पर अपने पास है कि एक वृत्ताकार खेत है जिस पर बाड़ लगाने का जो कुल व्यय है वो 5,280 रुपये है, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से है। तो कुल व्यय इतना आता है। तो यदि हम 24 से भाग दे दें इसको तो कुल बाड़ की जो लंबाई आ जाएगी। तो क्योंकि बाड़ वृत्ताकार है तो बाड़ की लंबाई आता है, बाड़ की लंबाई। तो बाड़ चूंकि वृत्ताकार है तो बाड़ की लंबाई क्या हो जाती है, परिधि होगी। ठीक है, खेत की परिधि होगी, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5,280 में हम किसका भाग लगा देते हैं 24 रुपये, क्योंकि 24 प्रति मीटर की दर से खर्च आता है। तो ये आपके पास आएगा 220। ठीक है, तो 220 मीटर क्या आ गई, इसकी जगह परिधि आ गई। अर्थात परिधि क्या होती है 2πr। तो 2πr का मान आपके पास आ गया 220। अब इसमें पाई का मान रख करके त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो इंटू r बराबर हो गया 220। अब आप तिरछा गुणा कर दें तो 220 के गुणा में जाएगा 7 और अपॉन में आएगा 2 गुणा 22। तो इस प्रकार आप जब काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा और ये जो है 2 से काटेंगे तो 5 कट जाएगा। तो r बराबर आ जाएगा 35 मीटर, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 35 मीटर आ गई। अब आपको ये कह रहा है कि ये 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई करने का व्यय जो है, तो इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, खेत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो खेत का
क्षेत्रफल, तो खेत चूंकि वृत्ताकार है तो खेत का एक क्षेत्रफल हो जाता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो 22/7 इंटू 35 क्योंकि त्रिज्या हमारे पास कितनी है 35 है, तो यहाँ से ये 5 बार कट गया और फिर हम इसको गुणा करेंगे तो इन सबको गुणा करेंगे तो यह जाएगा आप पास 3850 वर्ग मीटर। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर का जुताई का व्यय कितना है, का व्यय जो है आपके पास है 0.50 रुपए। तो कुल व्यय कितना होगा हम गुणा कर देंगे, तो कुल व्यय आपके पास हो जाएगा 3850 को हम गुणा कर देंगे 0.50 से, तो ये आएगा आपके पास 1950 रुपये। ठीक है, गुणा करने पर यह आ जाएगा। जिस प्रकार से कुल खर्च ज्ञात हो गया तो ये प्रश्न जो है वो मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। ये 2950 नहीं मतलब 1925 रुपये आएगा। ठीक है, यहाँ ये आपके लिए कितना रहेगा 1925 रुपये का, आप गुणा करेंगे तो 1925 रुपये। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ये वाला कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग, तो यहाँ पर आपके पास जो है जैसे मान लीजिए ये वृत्त है एक आपके पास, इसमें जो है वो एक वर्ग खींचा गया। ठीक है, इस प्रकार से इसमें एक वर्ग बना दिया, तो ये वर्ग जो है वो इस प्रकार से, तो 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ग का विकर्ण होगा ये इस वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, इसमें वृत्त की त्रिज्या जो आर है आपके पास वो है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त में बने वर्ग, ये आपको याद रखना है, वृत्त में बने वर्ग का विकर्ण वो किसके बराबर होगा, वो होगा वृत्त के व्यास के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये जो है वर्ग का विकर्ण है और ये वृत्त का व्यास भी है। तो विकर्ण का सूत्र हम जानते हैं वो होता है भुजा √2। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2 और व्यास आपके पास कितना हो गया 8 गुणा 2, क्योंकि त्रिज्या कितनी हो जाती है 8 है तो दुगना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास भुजा कितनी आ गई, वो आ गई 8 दूनी 16/√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजा ज्ञात होगी। तो अब हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आप यदि आप चित्र बना लेंगे पहले तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन चीज कितनी होती है। तो 16/√2 का आप क्या करें, वर्ग कर दें। तो 16 का वर्ग होता है वो 256 होता है और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के ये सवाल जो है मेरे नज़र में जो ये सवाल दोनों महत्वपूर्ण बनते हैं 15वीं प्रश्नावली से। तो आज अपने 8 प्रश्न हल किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और 5-6 प्रश्न और हल करके बताऊंगा। तो ये जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है, इन प्रश्नों का आप गौर से देखें, दोबारा हल करें और इनमें जो चीज़ें आई उनको अच्छी तरह सूत्र याद करें। और मेरे बाकी जो वीडियो हैं प्रश्नावलियों की वो भी आप देखें, अपनी जो प्रश्नावलियों में जो भी कमी है उसको सुधारें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़रूर आप वॉच करें और बार बार आप देखेंगे फिर उनको हल करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको सीख पाएंगे। तो एग्जाम के लिए मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि आपका समय बहुत कम है और बहुत कीमती है, तो इतने समय में आप जो है वो इन प्रश्नों को हल करें। और आपके लिए हर जगह चीज़ें मौजूद है देखने के लिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको एक एक प्रश्नावली के हर सवाल वहाँ पर मिलेंगे, तो आप उनको हल करें, देखें, सीखें उनको। मैं विधि में बहुत समय लगाता हूँ बताने में और हर एक चीज़ को लगभग 2-2 बार रिपीट करता हूँ, तभी तो मेरा एक प्रश्न जो है वो लगभग 5, 7, 10 मिनट में भी पूरा होता है, क्योंकि मैं चीज़ों को जब वो बार बार बताता हूँ कि आप इसको ऐसे हल करें तो वैसे आप उनको सीखें। और गणित जो है वो सीखने से ही हो सकती है, केवल हम उसको रट नहीं सकते।
तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।